कुशीनगर भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनका उपयोग हम पर्यटन के लिए करते हैं। हमारे साथ वीडियो में जुड़े हुए हैं झांसी से कुशीनगर आए बौद्ध धर्म के जानकार डॉक्टर सुमेध थेरू। उनसे हमने उनकी जिंदगी पे चर्चा की और बौद्ध धर्म पे चर्चा की, उसका अंश प्रस्तुत है। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल हम लोग कस्या में हैं और कस्या में हमारी मुलाकात बुद्ध धर्म के जानकार एक गुरु जी से हुई है। इनसे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे और कुछ बुद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में, और इनकी व्यक्तिगत जीवन पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो ज्ञान इनको प्राप्त है, जो चीज़ें ये देश दुनिया को बताते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका कुशीनगर में और कस्या में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हिंदी में ही बात करेंगे। हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हिंदी के जो शब्द हैं वो प्रयोग करने के साथ साथ में अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करना पड़े, बिल्कुल तो सर, लोग उसको समझ लेंगे। मोस्ट वेलकम। जी जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? ललितपुर एक स्थान है, उत्तर प्रदेश में ही आता है, झांसी के पास में। तो झांसी ज़्यादा प्रसिद्ध है जी, ललितपुर थोड़ा कम प्रसिद्ध है। तो ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं जी, तो ये ललितपुर में बौद्ध गुफाएं हैं और बहुत सारी मूर्तियां हैं वहाँ पर। जैसे आपका कुशीनगर जहाँ हम बैठे हैं, तो वहाँ कुशीनगर काफ़ी प्रसिद्ध है भगवान के महापरिनिर्वाण के लिए, जहाँ इन्होंने अपना अंतिम सांस लिए। इसी तरह जो ललितपुर है वो कम प्रसिद्ध है, लेकिन वो ऐतिहासिक स्थान है। बेसिकली आप शुरुआती दिनों से ही अपनी ज़िंदगी में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हैं, इस वेशभूषा में हैं, या बाद में आने के बाद आपने ये धारण किया? हम बेसिकली शिक्षा के रूप में, और जन्मस्थली मथुरा आती है जी। तो मथुरा का जब जिक्र आए, वर्णन आए थोड़ा सा बुद्ध का, वहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ मथुरा के म्यूजियम में अभी भी रखी हुई हैं जी। लेकिन जो मथुरा है वो प्रसिद्ध किसी दूसरे रूप में है। अच्छा। आप किसी से भी पूछिए कि भाई मथुरा काय के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरा बताएंगे जी। लेकिन बुद्ध का नहीं बताएंगे जी जी। तो 1884 में वहाँ के जो डीएम हुआ करते थे, वो उन्होंने जब देखा आसपास के क्षेत्र में, और वो मथुरा में उन्होंने एक म्यूजियम, जिसे संग्रहालय बोलते हैं आप, तो संग्रहालय की स्थापना की। तो उस बैकग्राउंड से जहाँ हमारा जन्मस्थली, वहाँ हमारा शिक्षा का रहा, जैसे बोलते हैं आप सेकेंडरी लेवल तक। उसके बाद आगरा में पढ़ाई हुई और पीएचडी हमारा दिल्ली से। तो हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, कृषि। अच्छा। तो कृषि बैकग्राउंड में जो एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट होता है, सस्य विज्ञान, कितना खाद दें, कितना पानी दें, किस तरह की ज़मीन पे आप खेती करेंगे, या कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़ लगेगा। तो हमको वेस्टलैंड, जिन्हें आप बंजर भूमियाँ बोलते हैं, तो बंजर भूमि पे काम करने का मिला। और उसमें भी ऊसर भूमि और वाटरलॉग्ड, माने जहाँ पानी भरता है, तो उन क्षेत्रों पे काम करने के लिए जब बात आई, और मैं उस बैकग्राउंड में देखता गया, तो जो मैं बचपन से देखता था ऊसर वाला बैकग्राउंड, तो जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है, मतलब वहाँ सैलिनिटी ज़्यादा है, ना, नमक और ये सोडियम ज़्यादा है, तो उसमें किस तरह की घासें उगा सकते हैं, किस तरह के पेड़ पनप सकते हैं, साधारण जो फसलें हैं वो नहीं उगा सकते। तो उस बैकग्राउंड से चलते हैं, तो उसमें देखा हमने बहुत सारा चीज़ बुद्ध के समय पे वो भिक्षुओं ने और उनके शिष्यों ने, चाहे वो उपासक हों चाहे वो भिक्षु हों, तो उन्होंने बहुत सारा वेस्टलैंड को रिक्लेम करने के लिए, अच्छा, बंजर भूमियों के सुधार के लिए काफ़ी काम मिलता है कृषि के क्षेत्र में। तो सारा वो इकट्ठा किया। हमने एक पब्लिशर को बताया था उस समय, देखिए ये बुद्ध का जो काम है, ये जो शिक्षा है, उसमें कृषि और पर्यावरण का बहुत सारा है। तो उन्होंने करीब 25 साल पहले की बात है, उन्होंने हमसे वो मटेरियल लिया और उसको बुक फॉर्म में पहली पुस्तक हमारी आई। अच्छा। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड रहा। तो हम कृषि वैज्ञानिक रहे करीब 25 साल। अच्छा। और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो भारत की स्थिति है, आप जानते ही हैं। जी। और जब तक आप स्वीपर हैं या मान लीजिए नीचे के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उस समय तक लोगों को उतनी दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप मैंने आपको जिक्र किया, वैज्ञानिक में साइंटिस्ट था,
क्लास 1 पोस्ट होती है, तो साइंटिस्ट हैं तो केवल साइंटिस्ट नहीं रहेंगे, कुछ समय के बाद फिर आपकी सीनियर पोजीशन हो जाती है तो सीनियर साइंटिस्ट हो जाते हैं, ऊपर की तो प्रिंसिपल या चीफ साइंटिस्ट हो जाते हैं, तो वह चीफ साइंटिस्ट। और ऊपर की पोस्टें हैं तो वाइस चांसलर है या ऐसी पोस्टों पे फिर अपॉइंटमेंट होना था, लेकिन लोग देना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं फिर अभी कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाती है। तो उस समय हमको दिक्कत आई, और मैंने जैसा पहले ही जिक्र किया आपको कि हम श्रीलंका वालों के साथ में बौद्ध धर्म से अटैच रहे। वहीं दिल्ली की बात बता रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली और वहाँ से लखनऊ से। और लखनऊ में हम शुगर केन गन्ने पे काम करते थे। अच्छा। तो गन्ने के काम करते हुए भी उसमें सबसे पहला जो जिक्र आता है वो जो भंते जी माने भगवान बुद्ध इच्छाकमसी। अच्छा। इच्छांग माने ईख, ईख कोई गन्ना बोलते हैं जी। तो गन्ने के कुल ऐसा माना जाता है कि इच्छाक वंशी में इनका जन्म हुआ था। तो उसमें काम करते रहे। 1984 में हमने कुछ समय के लिए, एक हफ्ते के लिए चीवर लिया था, जो ये रोब बोलते हैं। तो इस रोब के नियम होते हैं, एक काले रंग का पात्र होता है हम लोगों का, तो ये पात्र और ये चीवर, इसके साथ ही भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का जीवन जो भगवान बुद्ध ने 227 नियम बताए, अच्छा, वो 227 नियम इसमें चलते हैं। तो आप इतने दिनों तक दिल्ली में जॉब करते रहे, फिर लखनऊ आए जी, और उसके मतलब इस दौरान ये बौद्ध वाली शिक्षा दीक्षा और ये सब काम उसी दौरान शुरू हो चुका था? क्योंकि वो तो पैरेलल चलता है ना। अच्छा, साथ साथ जैसे आप साल्ट अफेक्टेड पे काम करें चाहे वाटर लॉट पे काम करें, तो अल्टीमेटली जो बात आएगी तो पेड़ पौधों की तो बात आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेड़ पौधों में भी आप छोटा वाला जो पेड़ है, या मान लीजिए जैसे घास है, या इसको बताएंगे वो ज़्यादा जल्दी नहीं पनपता है। अगर आप देखें तो ट्रंक है, जैसे उसका तना होता है ना, और उस तने के साथ वाले को लेंगे, उसका जड़ वगैरह और उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी लॉन्गेविटी माने उसकी जो लाइफ है, जीवन है, उसका ज़्यादा रहता है। 80 साल 90 साल, वो 100 साल तक चलेगा। जो एनुअल क्रॉप्स हैं माने एक साल की जो होती हैं, तो वो तुरंत खत्म हो जाती हैं और वो उसको नहीं चला सकते। तो ये बहुत सारे सूक्त आए हैं, बहुत सारी गाथाएं भी आई हैं। तो वो भगवान बुद्ध ने, कई लोग इस तरह के थे जो खेती करते और उसमें से देखते भाई खोद के ये जड़ इसकी अच्छे तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो जड़ तो अफेक्टेड हो गई, फिर वो आगे बढ़ेगी कैसे। तो ये बहुत सारे उसमें गाथाओं में और बहुत सारे विनय के नियमों में भगवान ने बताया है। तो वो नौकरी सर आपने कब तक की? जो ये 15 वर्ष पहले, 2009 तक। हाँ, आपने छोड़ दिया या कार्यकाल पूरा हो चुका वो था? मैंने जैसे जिक्र किया, उसी समय हमको कुछ प्रॉब्लम भी हर्ट की, तो बाईपास सर्जरी हुआ और हम सर्विस से हट गए। अच्छा। और हमारा क्योंकि बैकग्राउंड श्रीलंका वालों के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे लखनऊ का हमने जिक्र किया, जी, तो हम श्रीलंका गए 4 बार अभी तक श्रीलंका गए हैं। अच्छा। और ऐसा लोग वर्णन करते हैं कि जो सिंघल द्वीप है वो एक बौद्ध द्वीप के रूप में माना जाता है। वहाँ बुद्ध के नियम को जानकार या मानने वाले ही लोग हैं। अगर 100 में से आप 5 हिस्सा करें तो 4 हिस्से वहाँ बुद्ध को मानने वाले हैं। एक हिस्से में जो दूसरे लोग हैं, मान लीजिए क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, वो हैं। तो इस बैकग्राउंड से हमारा रहा। फिर लोगों ने मेरे को यही बताया, मैं फिर एक बार जैसे कोई सर्विस छूट गया, पैसा हमको पेंशन मिलती ही है जी, तो उससे हमारा काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर धम्म का काम करने के लिए हमारी ये इच्छा थी, तो फिर हम ये धम्म के काम में ही लगातार करते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे, थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं, तो थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दें हमारे दोस्तों को जो हमें देख रहे हैं। जो फैमिली बैकग्राउंड, जैसे हमने बताया आपको कि जब भी आप यंग रहते हैं और लोग देखते हैं भाई आसपास में कौन आदमी है, ये क्या कर रहे हैं, और क्योंकि हम तो वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक जैसे आदमी को कौन छोड़ेगा कि भाई अकेला रह आए, तो कोई ना कोई समाज के लोग हैं इधर उधर से तो शादी कराई देते हैं। तो हमने जो भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले उस समय जैसे 84-85 के आसपास देखें तो एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो चुका था, और जो हम चाह रहे थे कि भाई कोई लड़की ऐसा होना चाहिए जो पीजी पढ़े लिखे हो, बाकी बैकग्राउंड तो हम देख लेंगे। तो हमारे एग्रीकल्चर में तो हर सब्जेक्ट, केवल लिटरेचर हिंदी और लिटरेचर इंग्लिश को आप छोड़ दें, बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे पास रहते हैं। अच्छा। कृषि के बारे में तो जो मैडम हैं तो जिस बैकग्राउंड से थी वो, या मतलब है,
तो उनको हमने बताया और वो भी वैज्ञानिक के रूप में काम करती हैं। अच्छा। कि भाई जैसे आपने जो फसल उगाई, नई वैरायटी बनाई, तो नई वैरायटी को लेके जाएंगे तो भाई कौन सी ज़मीन में कौन सी वैरायटी लगना चाहिए, कितना खाद देंगे, कितना पानी देंगे और किस तरह के किसानों के पास जाएगी। तो इसको वो एक्सटेंशन बोला जाता है, माने प्रसार। जी जी। तो वो प्रसार के वैज्ञानिक हैं, चीफ साइंटिस्ट। अच्छा। और भाई जब परिवार में हैं तो स्वाभाविक है, बच्चे तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो जो लड़का है तो वो मेडिकल डॉक्टर हैं फॉरेंसिक साइंस में। अच्छा। और उनकी पत्नी है तो वो जो आप एमडी बोलते हो, अच्छा, तो वो डॉक्टर हैं। एक लड़की है तो वो लड़की आईएएस जिसको बोला जाता है, सिविल सर्विस वाला, तो तमिलनाडु कैडर में वो कोयम्बटूर में है। अच्छा। और उनके भी शादी हो गई, तो वो उनके हस्बैंड भी असिस्टेंट कमिश्नर अच्छा कोयम्बटूर में ही है। तो इस तरह से तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आखिर में एक हम आपसे चाहेंगे कि आज का जो समाज है, आज के जो युवा हैं, उनका आज का जो रुख है, वो जिस तरह से सोचते हैं, उनको कैसे सोचना चाहिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा सा तसल्ली करके चलना चाहिए। जो शब्द है जी हैं, या उसको इंग्लिश में कहें तो वेट जी है, इंतजार करना चाहिए जी। क्योंकि अगर आपने जल्दीबाजी की किसी भी काम में, तो जल्दीबाजी में आपका जो काम है, हो सकता है जो बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है जी। तो भगवान ने यही बताया कि वेट एंड वॉच। तो इसमें अभी उन्हीं के भगवान के नियम जो है, आप किसी भी चौराहे पे जाएं तो आप देखेंगे एक लाल बत्ती जलती है, एक पीली बत्ती जलती है और एक हरी बत्ती जलती है। तो ये भगवान ने अपनी गाथाओं में यही बताया कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए और इंतजार करके आगे बढ़िए। तो इसके लिए ये जो आपकी बत्ती है, लाल बत्ती जब तक है तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक है। फिर जब आपको सिग्नल दिया जाता है कि भाई अब आप तैयार होइए और यहाँ से आगे बढ़िए, तो इससे आपका ग्रीन जो बत्ती दिया, तो ऐसा ये भगवान का नियम, आप इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली भले ही मत माने। तो ऐसा ये बुद्ध का सिद्धांत पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में हमेशा ही मानती है। और हम सभी के कृतज्ञ हैं कि पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांत को मानती ही है। बिल्कुल। आखिरी सवाल जी, कि तमाम लोग, जैसा कि आज के समाज में देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग आराम करने लगते हैं। 60 साल की उम्र सरकार भी इसीलिए रखती है कि उसके बाद आप, एक उम्र भी हो जाती है और अब शरीर को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन आप इतनी दूर का सफ़र करके आज कस्या में हैं, कल पता नहीं आप कहीं और जाएंगे, तो आप एक सफ़र में मुसलसल हैं। कौन सी एनर्जी आपको मिलती है कि आप सफ़र करते हैं, हालांकि जबकि लोग आराम करने अपने घरों में रहते हैं? कैसे ये संभव हो पाता है? देखिए, भगवान ने जो बताया उसके लिए साधना, तो साधना माने उसको नाम अलग अलग दिया, विपस्सना, भावना, इस तरह से नाम दिया। तो भगवान ने ये बताया हुआ है कि ये आपका जो चेहरा है, केवल इतना जैसे, तो आपका नाक है तो उससे आप सांस लेते हैं, आँख से आप देखते हैं, कान से आप सुनते हैं, जो जीभ है उससे आप स्वाद टेस्ट लेते हैं, जो आपकी त्वचा है उससे स्पर्श करते हैं। तो ये 5 हुए। इन 5ओं से ही आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इन सारे को कंट्रोल करने वाला है आपका मन। तो भगवान ने बताया ये सभी किसी न किसी स्थिति से मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो इसके लिए एक साधना करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका गर्दन और पीठ है उसको बैठते समय आप सीधी रखें। किसी भी गुरु के बिना आपका काम नहीं चल सकता। अपने आप भी जैसे बैकग्राउंड में आता है कि पिछले जन्मों में आप क्या क्या काम करते रहे, तो जब तक आप फेमस नहीं हैं या मान लीजिए उस बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, तब तक आप साधना के केंद्रों पे या मान लीजिए बुद्ध के सिद्धांत के केंद्रों के आसपास घूमते रहेंगे, लेकिन कोई भी आपका ऐसा पाप कर्म उसको खींच के ले जाएगा कि उसमें जाने नहीं देगा अंदर मेडिटेशन सेंटर पे। तो ये जो बात आई मन की, तो मन के अलावा कोई काम नहीं आता है। कोई भी अगर आपकी तरफ पत्थर फेंके, ढेला फेंकेगा, तो कोई भी अपने घुटने को नहीं बचाता है, न पेट को बचाता है। किसको बचाता है? सिर को। तो सिर में क्या है? आपका मन, माने माइंड। तो ये माइंड है जो ह्यूमन माइंड, वो सबसे मतलब बड़ा माना जाता है उसका वेट के हिसाब से और सोचने के हिसाब से। बाकी जो पशु है, पक्षी है या पेड़ पौधे हैं, उनमें वो मन की स्थिति उतनी सक्रिय नहीं रहती है। तो मेन है मेडिटेशन और उसमें तत्पर रहें। इससे सभी के मंगल की कामना करते हैं। सभी प्राणी, सभी विश्वभर में सुखी रहें, ऐसी हमारी कामना। बहुत शुक्रिया सर, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हम आपके मैसेजेस गुरुजी तक फॉरवर्ड करेंगे।
इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।